पीडीएम इत्तेहाद पीडीएम जिसने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए बलोचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकोज नोटिस जारी किया था आपको पता है। और उसके जवाब में पीडीएम में शामिल जो अवामी नेशनल पार्टी है उसने बाकायदा, आपको ये भी पता होगा कि इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया। एएनपी रहनुमा अमीर हैदर होती ने कहा है कि जी पीडीएम कब एक वाहिद जमात बन गई। शोकोज नोटिस एक सियासी जमात के अंदर दिए जाते हैं और किसी को ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि हमें शोकोज नोटिस दे। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने भी पीडीएम को शोकोज नोटिस का जारहाना अंदाज में जवाब देने का फैसला किया है और करना भी चाहिए था, बनता था पीपल्स पार्टी का रिएक्शन। अब बिलावल जरदारी साहब ने पीडीएम में शामिल बाज़ जमातों के रवैये पर बाकायदा जो इज़हार अफसोस किया है। क्या कहना था बिलावल साहब का कि कुछ जमातें ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन करना चाहती हैं। ज़रा गौर कीजिए उनके जुमले पे कि कुछ जमातें ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन करना चाहती हैं, जिसका फ़ायदा किसको होगा? उनका कहना है कि हुकूमत को होगा। बिल्कुल सही कहते हैं, हुकूमत को होगा। उनका ये भी कहना था कि किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि वो किसी दूसरी पार्टी को शोकोज नोटिस भेजे, हम अपना लाहे-अमल या स्ट्रैटेजी खुद तैयार करेंगे। अच्छा नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए हसन इकबाल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिनसे उनकी जमात को नुकसान हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की इतनी उम्र नहीं है जितना हमारा तजर्बा है सियासत में। अब देखना है कि क्या एएनपी की तरह पीपल्स पार्टी भी पीडीएम से अलहदगी का ऐलान करती है या फिर शोकोज नोटिस का पीडीएम के सरबरा को अंदाज में जवाब देती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, मुस्लिम लीग नून की जो तनकीदी तोपें हैं उसका रुख इस टाइम पे पीपल्स पार्टी पर है और खासतौर पे बिलावल साहब की तरफ है। पीडीएम सरबरा ने भी आपको शोकोज जारी कर दी है और एएनपी ने तो आपको पता है पहले से ही पीडीएम को खैरबाद कह दी है। अब पीपल्स पार्टी अब भी क्या पीडीएम में रहने की ख्वाहिशमंद है? क्योंकि मैंने बिलावल साहब को जब भी सुना वो अक्सर ये बात करते हैं कि जी अगर ये इत्तेहाद टूटता है तो ये हम हुकूमत को बेसिकली फ़ायदा देंगे और ये हुकूमत को गिराने के लिए इत्तेहाद बना था। लेकिन क्या ये बात बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जमातों को समझ नहीं आती? शोकोज नोटिस जारी करने वालों को समझ नहीं आती कि हम इन द एंड फ़ायदा किसको देंगे? हुकूमत को देंगे जिनके खिलाफ हमने इत्तेहाद बनाया था। देखिए फिजा, मसला ये है, एक तो हमें पहले दिन से बार बार कह रहे हैं कि हमें जो बातें मीटिंगों के अंदर करनी चाहिए वो मीडिया के जरिए मैसेजिंग नहीं करनी चाहिए। हमारे दोस्तों का प्रॉब्लम ये है कि वो रोज मीडिया पे आना एक शौक हो गया और हुकूमत को जवाब भी देना होता है, हम भी आते हैं, लेकिन वो एक अथॉरिटेरियन रवैये के तहत जो चाहते हैं किसी पे तनकीद कर देते हैं और उनके जो अपने ख्यालात या अपना एजेंडा है या अपनी जमात की जो सोच है उसको बाकी जमातों के ऊपर मुसल्लत करने के लिए अपना एक ख्याल दे देते हैं। जिस तरह ये कहा गया कि जी इस्तीफे नहीं देने तो फिर तो लांगबाज का ही फायदा नहीं है, या इस तरह की और बहुत सारी बात है। जहां तक हसन इकबाल साहब का ताल्लुक है, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया करता, लेकिन मैं बिलावल साहब के बारे में उनके जो कमेंट्स हैं मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की, और उनको चाहिए कि वो अपने अल्फाज का चुनाव मुनासिब करें, वरना किसी की आदत बच के नहीं रहेगी और ये बड़ा बदनसीबी का दौर होगा। हसन इकबाल साहब का एक वेनम है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो अपने दिल में रखें, अपनी जमात और बाकी जमातों के दरमियान होने वाले ताल्लुकात या जो ताल्लुकात कार है उसमें उसको मुदाखलत न करें। उनका हक है, वो पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं, करते रहें। तीसरी गुजारिश है कि हमने क्या कहा, जी पीपल्स पार्टी बिल्कुल एएनपी के, मैं जाती तौर पे पीपल्स पार्टी का मौकफ तो पीपल्स पार्टी की क़यादत सीसी के साथ मशावरत के बाद देगी और यकीनन सख्त देगी, यकीनन सख्त देगी, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन एएनपी ने जो कुछ किया मैं जाती तौर पर समझता हूँ उनका बिल्कुल दुरुस्त तरीका है। किसी जमात को ये इस्तेकाक नहीं है कि वो दूसरी जमात को डिक्टेट करे, कोई बड़ी है कोई छोटी जमात है, ये फैसला ऐसा नहीं है। पीडीएम जब बना था ना, मुझे 2 मिनट देने होंगे ताकि मैं आपको एक चीज समझा लूं कि प्रॉब्लम क्या है, जो सारा कजिया इसको बना हो वो है क्या। मैं कोशिश करता हूँ उसको जल्दी से रखने को। तो हमारा को बुनियादी टाइम लीजिए, जिस तरह मर्जी कंप्लीट कीजिए। जी थैंक यू। हम कोशिश कर रहे थे कि इस हुकूमत को जाना चाहिए। पहले तो हमने कोशिश की कि हुकूमत चले, जब तय हो गया कि ये नाकाम हुकूमत है, मुल्क के मसाइल में इजाफा कर रही है, तो हमने एक बाकायदा मीटिंग की। कई मीटिंगों के बाद एक फाइनली एक इत्तेहाद बना पीडीएम के नाम से, और उसका एक चार्टर लिखा गया कि ये हुकूमत क्या किस किस सजाब बन गई है, इस हुकूमत का जाना जरूरी है और इसके जाने के लिए क्या क्या इक़दामात उठाएंगे। उन 26 पॉइंट्स पे सारी जमातों ने दस्तखत किए, बशमूल पीपल्स पार्टी, एएनपी,
JUI, मुस्लिम लीग और बाकी सारी जमातों। अब हमारे दोस्तों ने उसमें हमने काम शुरू किया, हमने जलसे किए, जुलूस किए, रैलीज की, इनके खिलाफ असेंबलियों के अंदर पे प्रेशर बिल्ड किया। अब फिजा इसमें हुआ यह है कि हमारे कुछ दोस्तों का, ये मुस्लिम लीग वाले साथियों का, इनका रवैया ये हो गया है कि ये जो चीज अपने तौर पे समझते हैं, अपना एजेंडा, उसको बाकी जमातों के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बड़े अदब से मैंने हमेशा उन्हें कहा, उनको भी कहा, मुस्लिम लीग वालों को भी कहा कि भाई आपने जो बातें करनी है वो कमेटी लेवल पे या सरबराही लेवल की मीटिंग्स के अंदर किया करें। ये मीडिया के जरिए मैसेजिंग करके आप प्रेशर बिल्ड करते मुनासिब नहीं है। ये फरमाइए, हमारा तयशुदा इसका जो लिखा हुआ मुआहदा है कि हमारे दरमियान PDM में जो फैसले होंगे वो इत्तेफाक राय से होंगे। कोई एक जमात छोटी हो बड़ी और बनता भी ये इत्तेफाक राय, बिल्कुल, क्योंकि तमाम पार्टीज एक पेज पर थी तो सबकी राय बनती है। हाँ, तो ये लिखा हुआ है। अच्छा कायरा साहब, एक सवाल मेरे जहन में, ठीक है, अब आपकी बात से एक सवाल मेरे जहन में और देखने वाले नाज़रीन के जहन में यकीनी तौर पर आया होगा। आखिरी बात फिजा, आपके सवाल से पहले आखिरी बात जी कायरा कि अगर तो हम ये कह रहे हैं कि उस चार्टर से बाहर निकल कर कोई बात करें तो हमारा कसूर है। अगर हम कह रहे हैं कि जनाब हम इत्तेफाक राय को तोड़ रहे हैं, हम किसी बात से एग्री कर गए थे, ये जो कहा जाता है कि हमने वोट ले लिया उसकी बुनियाद पे उससे बाप से, पहली बात तो ये वो सेनेटर्स बाप के मुंतखब सेनेटर्स नहीं है। 26 मेंबर्स हमारे पास थे, 26 ही मुस्लिम लीग के साथ थे और उसमें एक मेंबर मुस्लिम लीग के डिफेक्टर हैं दिलावर साहब, जो बाप के नहीं है। सही 26 वोटों की सूरत में भी हमारा हक इसलिए था कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और प्रिंसिपल ये है। उन दोस्तों ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, हम उनके वोटों की बुनियाद पे नहीं आए। 26 वोटों में 21 वोटों वाली जमात का ये हक है, इस्तेहकाक है, ट्रेडिशन है, लॉ है, प्रैक्टिस है, हम उसकी बुनियाद पे आ गए। एक वोट दिलावर साहब का आ गया, हमारे 27 हो गए, फिर भी हम, तो हमें उनके वोटों की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर कोई लोग कहते हैं कि हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, हम उनकी बुनियाद पे नहीं आए, हमारी विक्ट्री उनकी बुनियाद पे नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं, हमारी अक्सरियत उनकी बुनियाद पे नहीं है, अगर वो कहते हैं हम आपके साथ चलना चाहते हैं, चलिए, कौन रोक सकता है। अब हमारे दोस्तों का ख्याल ये है, जिस तरह ANP ने कहा कि हम किसी के जाती एजेंडे को आगे लेके नहीं चल सकते। वो अगर अपने तौर पे बैठ के कोई एजेंडा अपना बना लेते हैं और हमसे मशावरत भी नहीं करते। देखिए ना, एक उन्होंने मीटिंग की है जो शाहिद खाकान साहब ने की, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अलील हैं, उनके बाद राजा परवेज अशरफ साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, आपने उनको पूछा नहीं है। 4-5 जमातों ने बैठ के फैसला किया कि हम शोकाज दे रहे हैं। भाई कैसे, हु आर यू, किस कैपेसिटी में आप बाकी जमातों को, हाँ आप मीटिंग बुलाते हैं। अच्छा कायरा साहब, अब सवाल एक जहन में आता है, आखिरी, ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात, कायरा साहब एक सवाल अब जहन में आता है, मीटिंग के अंदर बैठ के हम पे जितने मर्जी सवाल करते, हमसे नाराजगी करते हैं, हमें कहते हैं आपका पॉइंट आ गया, लेकिन हमें ना बुला के फैसले कर रहे हैं। ठीक है कायरा साहब, अवाम ये सोचेगी कि हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को समझते हुए ये लोग बाहर निकले थे इत्तेहाद बनाकर एक पेज पर आके कि हुकूमत को गिराना है, क्योंकि हुकूमत जो है वो अवाम को टफ टाइम दे रही है, अवाम से के वादे नहीं निभा रही है, वादे जो किए थे वफा नहीं कर रही है, अवाम बेचारी गुर्बत में, महंगाई में पिसती चली जा रही है, महंगाई होती चली जा रही है। जब लिखे हुए मुआहदों पर अमल दरामद नहीं कर सकते, जब आपस में एक नहीं हो सकते, आपस में एक दूसरे का इस तरह का मुनाफिकाना रवैया रखा जाएगा, कहा कुछ जाएगा, किया कुछ जाएगा, तो फिर अवाम का तो एतमाद खो दिया PDM ने। फिजा ये बात तो दुरुस्त है कि इससे PDM को नुकसान हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम अपनी सरबराही मीटिंग में, आज मुझे हैरानगी हुई हसन इकबाल साहब के साथ सब ये भी ऐड कर ले, हुकूमत को फायदा हो रहा है, एक तरफ PDM को नुकसान हो रहा है, हुकूमत को फायदा हो रहा है, और हुकूमत का फायदा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के नुकसान में जा रहा है। सो गुजारिश यह है कि हसन इकबाल साहब के साथ प्रोग्राम में था, उन्होंने वहां कह दिया कि ये 2 जमातें हमें छोड़ गई हैं, हमें बड़ा अफसोस है। मैंने कहा हसन इकबाल, उन्होंने तो ऐलान कर दिया, हमारी जमात का फैसला तुमने कहां से सुना दिया हमें, यह हैरानकुन रवैया है। यानी अपने तौर पे बैठ के फैसले कर लिए हैं, और अगर उनका ये ख्याल हो कि जिस तरह वो कहें बाकी जमातें उस तरह करें तो वो डेमोक्रेट है, और अगर वो ना करें तो वो डेमोक्रेट नहीं है, ऐसे नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं, एक एक पॉइंट के साथ खड़े हैं। जिस दिन ये फैसला हुआ, पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला कर लिया था कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना लाएंगे, मुस्लिम लीग ने कर लिया था कि हम अपना लाएंगे, और हमने फिर ये भी कहा कि अच्छा इतना टाइम हमें दे दें कि गिलानी साहब का चेयरमैनी का इलेक्शन छीना गया है, जब तक अदालत से फैसला नहीं होता गिलानी साहब को अपोजिशन को लीड करने दें, उससे हमारी स्ट्रेंथ होगी, उसके बाद आप ले लीजिएगा। वो उस पर भी नहीं माने, उससे भी इनकार कर दिया। अब सवाल यह है
कि आपने भी अपने वोट ले लिए, हमने भी ले लिए, अब 30 वोट 3 बाप के वोट, हम उसकी बुनियाद पे नहीं बैठे हुए, हमारी अक्सरियत उसके अलावा है। फिर भी हम कहते हैं कि जिस तरीके से ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी के ऊपर थोपा जा रहा है, एक बुनियादी तस्वर है या उससे इनहराफ करें कि क्या पीडीएम के अंदर इत्तेफाक राय का कानून था या कसरत राय का था, और कसरत राय क्यों थी, इत्तेफाक राय क्यों थी। हम मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं, मजहबी जमाते हैं, सियासी जमाते हैं, इलाकाई जमाते हैं, कई इशूज के ऊपर। ठीक है, हमारा जेयूआई से इख्तलाफ है, उनका हमसे इख्तलाफ है, किसी जगह पे एएनपी के साथ हमारा इख्तलाफ होगा, किसी जगह उनका हमारे साथ इख्तलाफ होगा, किसी जगह मुस्लिम लीग का होगा। तो ये तय हुआ था कि जिन एजेंडा, जिन पॉइंट्स के ऊपर जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होंगे, कोई एक जमात भी अगर एतराज करेगी तो हम वो रास्ता अडॉप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये एक तरफ जो एग्रीड फार्मूला है, जो साइंड है, उस पे तो अमल नहीं कर रहे, अदम एतमाद तो नहीं ला रहे, और हमें कह रहे हैं कि जी हम उसको तोड़ रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि जनाब, और जिस बंदे को आप मुस्लिम लीग ने जिस साहब को चेयरमैन अपोजिशन लीडर के लिए बनाया, उस पर भी हमने इन्हें कहा कि आप मेहरबानी करें, बीबी शहीद के कत्ल में जो पुलिस वाले शामिल हैं, जिन पे इल्जाम है, जो सजा याफ्ता है, उनके वकालत कर रहे हैं वो साहब, जिनको वो आपकी पार्टी में है, बिस्मिल्लाह, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो उनके इस वक्त वकील हैं। ये किस तरह मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी बीबी शहीद के कत्ल में शामिल लोगों के वकील के साथ उसकी क़यादत में बैठ जाए, ये पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। तो हमने ये भी कहा, लेकिन अब चले, वो एक मामला हो गया, उसके ऊपर एक जहान खड़ा कर दिया गया कि जी अभी को मुकमुका हो गया, पीपल्स पार्टी ने को डील कर ली, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया। ओ भाई, बिल्कुल, बल्कि यहाँ तक इल्जामात के इमरान खान बड़ा सिलेक्टेड उनको कहें, या पीपल्स पार्टी पे सिलेक्टेड होने के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। कौन बड़ा सिलेक्टेड, कौन छोटा सिलेक्टेड है, उससे तल्ख बातें हुई हैं। हमने एक बात है, दोनों अतराफ से तल्ख बातें हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ फिदा आपके प्रोग्राम के जरिए कहना चाहता हूँ, कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई एक भी मौका ऐसा नहीं है जिस वक्त हमने कोई तल्ख बात शुरू की हो। हमने जवाब जरूर दिए हैं। अभी मैं समझता हूँ कि किसी जमात का ये इस्तेकाक नहीं है, इन्होंने अपने मैंडेट से, अपने साइज से बढ़ के बातें की है, ये काबिल कबूल नहीं है। हम कोशिश करेंगे, हमारी अटमोस्ट कोशिश होगी। इसलिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपका बिल्कुल जायज तज्जिया है कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त इंतहाई परेशानी के आलम है, इस हुकूमत से तंग है, इनकी पॉलिसी से तंग है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, फेलियर है हर तरफ। तो लोगों की तवक्को है कि अपोजिशन इकट्ठा होकर इनसे जान छुड़ाएगी, और आज अगर अपोजिशन आपस में लड़ पड़ेगी तो अनफॉर्चुनेटली इससे सूरत हाल तो खराब होगी। बावजूद इसके कि बिलावल साहब की जात के बारे में उन्होंने गलत बातें की, उनकी पार्टी के बारे में गलत बातें की, उन्होंने फिर भी बहुत बड़ा रिस्ट्रेंट रहे, और आज तक उन्होंने कोशिश की है कि वो तल्ख बात ना कहें। अगर कोई तल्ख बात हुई भी तो किसी तल्ख बात में आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और खबर की जरा तस्दीक अगर आप कर देते हैं, क्योंकि आप पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। ये एक शैला रजा साहिबा ने कहा है कि जी जहांगीर तरीन साहब की शायद जरदारी साहब से कोई मुलाकात मुतवक्की है, इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये सिर्फ एक बात है या कोई खबर है बाकायदा? मुझे ऑनेस्टली उसका पता नहीं तफसील का, लेकिन क्योंकि जहांगीर तरीन साहब की तरफ से तरदीद आ गई है, मेरी जमात की तरफ से भी शायद इसकी वजाहत आ गई है, लिहाजा, लेकिन मुझे इसकी तफसील का इल्म नहीं। जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब को मेरे खिलाफ पंप करते हैं, या मतलब टू कट शॉर्ट के बताया जाता है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं इमरान खान साहब के कान में फूंके मारते हैं, और जहांगीर तरीन साहब को लगता है कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लॉबी है जो कि एक्टिव है। तो आपको लगता है कि जहांगीर तरीन साहब का वहम है या बाकी ऐसा कुछ है? देखिए, इसके बारे में तो जहांगीर तरीन साहब ही बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक चीज तो बहरहाल है कि अगर शुगर इंडस्ट्री के बारे में कोई सवाल उठे तो उसमें पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी शुगर मिलें हैं, और हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों की, इस मुल्क की जो कोई 60-65% चीनी पैदा करने वाली मिलें हैं, वो पीटीआई के लोगों की है। और उसमें अगर सिर्फ जहांगीर तरीन साहब का नाम आए, उनके बेटे का नाम आए, उनके खिलाफ इंक्वायरीज हो, तो फिर उनको ये एतराज करने का तो हक है ना कि मैं बर्दाश्त करके बैठा हूँ, मैं साइड लाइन होके बैठ गया था, ठीक है, आप मुझे बुलाते हैं तो मैं आ गया हूँ, और अब आप आके मुझे ही टारगेट करना शुरू कर देंगे। तो ये आज वो उन्होंने किसी पेशी पे गए, वहां भी उन्होंने ये बात की है कि मेरे सब्र को ना आजमाएं, ये उनका हक तो हासिल है। पीटीआई की हुकूमत बनाने में, पीटीआई को यहाँ तक लाने में जहाँ इमरान खान का बहुत रोल है,
वैसे तो सेलेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जहांगीर तरीन का भी पॉलिटिकली बहुत बड़ा रोल है। तरीन साहब ने बड़ा रोल अदा किया पीटीआई की नो कैंपेन डाउट में, इन इट, इसकी इनकी बिल्कुल हुकूमत बनाने में। और लोगों का बिल्कुल भी रोल बिल्कुल था, ये नहीं है बिल्कुल कि बाकी लोगों का नहीं था, और लोगों का भी था। सेलेक्टर्स ने बिल्कुल। भी बड़ा कमाल किया था, लेकिन उनका भी बड़ा वाज़ेह रोल था। लिहाजा उसको इस तरह अच्छा करने खैरा से साहब, यकीन बंदे का जहांगीर दिल तरीन तो साहब का इस टूटता। तरह का इशारा देना कि जी मेरे सब्र को ना आजमाया जाए, फिर उनका किरदार भी रहा पार्टी में। इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोगों में अगर मैं कहूँ तरीन साहब आते थे तो आप अग्री करेंगे। तो अगर वो यहाँ तक कहने पे आ जाए कि मेरे सब्र को ना आजमाया जाए, तो उसको हम पंजाबी में तड़ी भी कह सकते हैं, यानी कोई किसी कोई कहना चाह रहा है कि मेरे सब्र को ना आजमाया जाए। क्योंकि कहते हैं कि जब आपका बहुत प्यारा दोस्त आपके खिलाफ हो जाए, या वो दोस्ती की सफ़ों से निकलकर दुश्मनों के सफ़ में शामिल हो जाए, या बिल्कुल आपके मुखालिफिन में चला जाए, या वैसे सामने खड़ा हो जाए, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि आपके कट्टे चिट्टे खोल सकता है, उसको आपके बारे में तमाम चीजें पता होती हैं, आपके तमाम राज उसके पास होते हैं। देखिए, मैं जितना जहांगीर तरीन साहब को मैं जानता हूँ, वो बड़े सब्र वाले बंदे हैं। वो आसानी के साथ इस लेवल तक नहीं जाएंगे। अगर उनको बहुत ज्यादा तंग ना किया गया तो वो अपनी नाराजगी को अपने सीने में छुपा के बैठ जाएंगे, या उसको दबाए रखेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा तंग किया, उनका सांस ही बंद करने की कोशिश की गई, तो फिर वो बहरहाल चशमदीद को वो बहुत वाकयात के हैं, सारी हकायक का उनको इल्म है। और वो घर का बेटी जो होता है, वो नाराज हो जाए तो नुकसान तो बहुत बड़ा करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लोगों के और जब वो ये लिए और कहने पर आ जाए कि पीटीआई मेरे के लोगों सब्र के को लिए मजीद ना लम्हा आजमाया फिक्रिया जाए। है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पीटीआई के लोग हैं, उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि अगर जहांगीर तरीन से कोई ठीक है। नहीं बन सकती इमरान खान की, तो फिर बाकी क्या बेचते हैं। अच्छा कह रहे साहब, इर्द गिर्द इमरान खान साहब के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इलेक्टेड नहीं हैं, मतलब उनमें बेशुमार लोगों के नाम आते हैं। मैं किस किस का नाम कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, जिनमें से कुछ इलेक्टेड लोगों को बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ कि जब आप इलेक्शन में खड़े होते हैं, आप हल्कों में जाते हैं, आप मतलब फ्रंट पर होते हैं, और अगर कोई पैराशूटर की तरह आके बैठ जाए, जिसने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, जिसको पता नहीं है कि हल्के में जाना कैसे है, जो लोगों को जवाब दे नहीं है, तो ऐसे लोग बड़ा टफ टाइम देते हैं इलेक्टेड लोगों को, क्योंकि वो खान साहब के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके करीबी लोगों में शामिल हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से जो इलेक्टेड लोग हैं, उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि पीटीआई गवर्नमेंट के वीकनेस की या उनकी वीक होने की ये भी एक वजह है? देखिए, जो हुकूमतें होती है ना हमारे मुल्कों में, हुकूमतों के लिए बेशुमार मसाइल होते हैं। और आपको कई दफा टेक्नोक्रेट्स या जो मुख्तलिफ शोबों के एक्सपर्ट होते हैं, जो नॉन इलेक्टेड होते हैं, आप उनको लेते हैं। सेनेट का इदारा बनाने की बहुत सारी वजूहात, जो फेडरेशन का हाउस है, उसमें एक वजह यह भी है कि जो लोग कंस्टिट्यूएंसीज में नहीं जीत सकते, लेकिन वो जमात की जरूरत है, काबिल आदमी है, उनकी अहलियत है, तो आप उनको सेनेट के फ्लोर से ले आते हैं ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ये हर हुकूमत में होता है। लेकिन ये टीम लीडर का कमाल होता है कि वो बैलेंस रखता है। ठीक है। जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनसे अच्छा, उनका काम लेता है। और जो इलेक्टेड लोग हैं, जो आवाम को जवाब दे, मतलब मैं क्या नाम, अब नहीं मैं समझ रहा हूं, शहबाज गिल साहब हैं, उनसे बड़े लोगों को मसाइल हैं, उनको उनसे बड़े लोगों को प्रॉब्लम है। मैं नाम भी ले रही थी, मैं डरती तो नहीं शहबाज गिल साहब से, इस तरह के बेशुमार लोग हैं, आप समझ सकते हैं। उनसे उन लोगों को प्रॉब्लम है जो कि मंशे में सियासतदान हैं, जिन्होंने बाल सफेद किए हैं। जी जी, गिल साहब जैसे कैरेक्टर्स इस हुकूमत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि हर हुकूमत के अंदर आपको बहरहाल वज़रा के साथ, इलेक्टेड लोगों के साथ साथ आपने जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं या मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, आपने उनको भी लेके चलना होता है। इसीलिए आइन ने आपके लिए या कानून के अंदर स्पेशल असिस्टेंट्स की या एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर की जगह रखी गई कि जो लोग इलेक्टेड नहीं है लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली 5 जगह रखी गई, फिर स्पेशल असिस्टेंट्स की जगह रखी गई। तो लेकिन ये काम टीम लीडर का, वजीर आजम का होता है कि वो उन नॉन इलेक्टेड लोगों को बाकी के ऊपर मुसल्लत ना करे। वरना जो इलेक्टेड लोग होते हैं, जो गरीब सारी उम्र मार खा रहे होते हैं, जो लोगों के पता नहीं किसके तरले करके कितने मुश्किलात से गुजर के आए होते हैं, और फिर जाके उन्होंने लोगों को जवाबदेही करनी होती है। और जो हुकूमत वहां बैठी होती है, उस हुकूमत के बनाने में उन लोगों का रोल होता है, नॉन इलेक्टेड लोगों का नहीं होता। वो चलाने वाले जरूर हो सकते हैं, चलाने में मुबैदो मुआवन हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत बनाने में इलेक्टेड लोग ही होते हैं। ये तो टीम लीडर के नालायकी और फेलियर होता है कि अगर वो इस तरह का माहौल खड़ा करे।
अच्छा कायरा साहब, एक आखिरी बात, उसके बाद मुझे आपको शुक्रिया अदा करना, 2 से 2.5 मिनट है। ये जो मुझे बड़ा दुख होता है जब ये बार बार कहा जाता है बिलावल जरदारी साहब को उनकी एज पर, उनकी उम्र पर या कम तजर्बे पर बाकायदा टारगेट किया जाता है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हाल ही में नून लीग के जो सीनियर रहनुमा है जिन्होंने बाकायदा सियासत में बाल सफेद किए हैं, वो कह रहे हैं जी बिलावल की तो इतनी उम्र नहीं है जितना हमारा तजर्बा है। खैर मेरा उनके लिए तो तजिया ये कि अगर आपका तजर्बा अभी इस तरह का है जिसके बाद फिर आप इतने ब्लंडर्स कर रहे हैं तो फिर ऐसे तजर्बे का क्या फायदा। और बिलावल ने तो इतना स्मार्ट मूव्स, इतने मतलब अपने एटीट्यूड से साबित किया कि शायद चाहे उनकी उम्र कम है, चाहे उनका सियासी तजर्बा कम है, लेकिन इवन देन वो इनसे ज़्यादा जहानत का मुजाहरा करते हैं, प्रैक्टिकली सोच समझ के बात करते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लिए जा रहे हैं पार्टी की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से। पीडीएम के मामले में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मंझी पार्टी अगर कोई है मेरिट पर, मैं तारीफ करती हूँ पीपल्स पार्टी की। अब बिलावल को जो एज पर टारगेट किया जाता है, उम्र के ताने दिए जाते हैं, मैं खुद कम उम्र हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है सुनकर कि इस तरह तो कोई भी कम उम्र बंदा जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो कि काबिल है, जो कि एलिजिबल है, जो कि कॉन्फिडेंट है, जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो कि उम्र में ज्यादा हो गए लेकिन तजर्बे में अभी भी शायद ज्यादा होंगे लेकिन फिर भी डिसीजंस में मार खा जाते हैं, तो जब वो टारगेट करते हैं किसी यंगस्टर को एज की वजह से, तो इसको आप क्या कहेंगे? आई होप आप मेरा सवाल समझ। फिजा मैं समझ गया। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर इतराज उठाने के लिए, उसकी क़यादत के ऊपर इतराज उठाने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है, और कोई बहाना मिल नहीं रहा तो ये शुरू हो गए उम्र का। पहली गुजारिश यह है कि बिलावल साहब की उम्र को 32 साल के करीब है, एग्जैक्टली नहीं मुझे, लेकिन 32 के करीब है, ज्यादा ये कम है। तो इन दोस्तों को ये शायद इल्म नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 24-25 साल की उम्र में वजीर बन गए थे, बीबी शहीद 35 साल की उम्र में वजीर आजम बन गई। उन्होंने कुछ 26 साल की उम्र में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को और एक बहुत बड़ी आमरीत के मुकाबले में उस जमात को संभाला था, चलाया था, लीडरशिप थी, और सारी स्ट्रगल करके उस सारे मार्शल लॉ से जान छुड़ाते हुए तवील लड़ाई लड़के और 35 साल की उम्र में वो बाकायदा वजीर आजम बन गई और इस्लामी दुनिया की पहली वजीर आजम बनी। इसी तरह दुनिया के और बहुत मियां नवाज शरीफ साहब भी 30 साल के थे जब वो वजीर बने थे, बहुत सारे लोग और भी हैं। तो फिर आपको क्या समझ आती है कि बिलावल साहब को उम्र के ताने देना, तजर्बे के ताने देना, ये क्या है, क्यों किया जाता है, मकसद क्या है? मैं बताता हूँ। प्रेसिडेंट ओबामा 42 साल की उम्र में सदर बने थे, उससे पहले वो सेनेटर रहे। इसी तरह दुनिया के बहुत सारे लीडर वो हैं जिन्होंने काम करना होता है, उनकी उम्रें यही होती हैं, यहीं से वो स्टार्ट लेते हैं। कुछ मेरी तरह बाल भी सफेद कर लेते हैं, वो मुदब्बर भी नजर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर की कमजोरियां और उनके अंदर की जहालत खत्म नहीं होती। इसका उम्र से ताल्लुक नहीं है। बिलावल साहब ने परफॉर्म करके साबित किया, पहले दिन जब वो पार्लियामान में नहीं आए, बिल्कुल किया आए थे, उस दिन तो वो वक्त देख लें, जिस दिन तो वो पार्लियामान की दुनिया ने उसकी तारीफ की कि एक स्टेट्समैन लाइक स्पीच है। उसके बाद आज तक इंतहाई तहम्मुल से, इंतहाई तदब्बर से, आप उनके नुक्ता नजर से इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका हक है, आप समझते हैं कि चीजें इस तरह नहीं, इस तरह ठीक होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बाकायदा उम्र पे तनकीद करना, बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ उनकी जात को, कद को छोटा करने की बात है। हालांकि इस तरह की तनकीद से तो नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि बिलावल साहब की उम्र 32 साल है और 32 साल का ये बच्चा बच्चा कह के सिर्फ उनकी तौहीन की जाती है, तज़यीक करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह बीबी के साथ भी हुआ था। उनके ऊपर भी बहुत सारे इस तरह की जो स्ट्रिक्चर्स पास करना, तंजिया जुमले करना, इसीलिए हम कहते हैं कौन सा लीडर है जी जिस पे एतराज नहीं हो सकता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि कुछ लोगों के बाल सफेद भी हो जाते हैं, दाढ़ियां सफेद भी हो जाती है, वो 70 साल के भी हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, और जो काम के होते हैं वो कहते हैं ना कि वो पालनों में भी अपना आप दिखा रहे होते हैं। ठीक है, और आला ज़र्फी ये कि आप किसी को छोटा ना दिखाएं अपना कद बढ़ाने के लिए। अगर आप किसी की तज़यीक करके, अगर आप किसी के बारे में सख्त बोल के, एग्जैक्टली, हाँ, ये आला ज़र्फी नहीं है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है जी, ठीक है। और अगर बड़े तो प्रैक्टिकली साबित करें, किसी छोटे की जहाँ तारीफ बनती वहाँ तारीफ करें। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब आपके वक्त के लिए। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।